ओम शांति। आज हमारी परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मनमोहिनी दीदी जी का स्मृति दिन है और मनमोहिनी दीदी जी की कई स्मृतियां मनस पटल पर आज उभर कर आ रही है। दीदी का जीवन जैसे आदर्श था। मम्मा के बाद जब बाबा ने दीदी जी को मधुबन में रखा तो भले मनमोहिनी दीदी जी कोई भाषण नहीं देते थे, बहुत क्लासेस नहीं कराते थे, लेकिन जो पर्सनल पालना थी उनकी वो बहुत बहुत अधिक थी। मुझे याद आता है, मैं तो बहुत छोटी थी। 1980 में जब मैं मधुबन में सेवा के लिए आई तो उनकी विशेष पालना मुझे मिली और दीदी जी हर रीति से जैसे एक पारखी नजर रखती थी। उनकी दृष्टि में भी वो जादू था। मुझे याद आता है कि जब मैं मधुबन में आई तो हमेशा दीदी ये ध्यान रखती थी कि इसका ज्ञान योग के प्रति अटेंशन कितना है। हमें मालूम नहीं था कि दीदी ये सब बातें देखती थी और मुझे शुरू से अमृत वेला योग करने का बहुत आनंद आता था। मैं हमेशा पहले नंबर जाकर बैठती थी, दीदी नोट करती थी। लेकिन उसके बाद जैसे मैं गुड मॉर्निंग करने जाती थी दीदी के पास में, तो दीदी बातों बातों में ही जैसे पूरा चार्ट ले लेती थी। अच्छा, आज अमृत वेला किया तुमने? मैंने कहा हाँ दीदी किया मैंने। फिर दीदी पूछती थी आज किस स्वरूप में बैठी थी अमृत वेले? तो एक दिन मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। तो मैंने दीदी से कहा दीदी आज मैंने साइलेंस का अनुभव किया। तो दीदी को बहुत हंसी आई। साथ में मोहिनी दीदी भी थे। मुझे समझ में नहीं आया कि दीदी ने क्यों हंसा, ऐसा मैंने क्या बोला। फिर दीदी ने मोहिनी दीदी से पूछा, अच्छा मोहिनी तुम बताओ आज तुमने किस स्वरूप का अनुभव किया? तो मोहिनी दीदी ने कहा कि आज मैंने बाबा के साथ साजन और सजनी का स्वरूप का अनुभव किया। फिर दीदी ने मुझे सिखाया कि सुबह अमृत वेले कोई साइलेंस में बैठना होता है। साइलेंस में बैठना माना सो जाना, नींद आ जाना। फिर कहा अमृत वेले तो बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा को सर्व संबंधों के आधार पर याद करो, बातें करो तो नींद भी नहीं आएगी। वरदान प्राप्त करो। इतना प्यार से दीदी ने समझा कि अमृत वेले कैसे बाबा को याद करना चाहिए। का साइलेंस में बैठना माना तो सो जाना होता है, अमृत वेले थोड़ी साइलेंस का अनुभव करना होता है। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि दीदी बात बात में चार्ट भी पूछ लेती थी, साथ में ये भी जान लेती थी कि हाँ हम सही कर रहे हैं या नहीं, और अगर कहीं गलती थी तो सिखा भी देती थी कि कैसे बैठना होता था। उसके बाद जब मुरली क्लास के लिए जाते थे तो दीदी हमेशा ये ध्यान रखती थी मैं कहाँ बैठी हूँ। अगर मानो कहीं पीछे बैठी हूं तो दीदी हमेशा इशारे से बुला करके कहती थी तुमको मेरे चरणों के पास बैठना है। मैं हमेशा दीदी की जो सीट थी वहां नीचे बैठती थी। बीच बीच में दीदी देखती थी मैं पॉइंट्स कैसे नोट करती हूँ बाबा की मुरली के।
देखने के बाद दीदी ने सिखाया कि कभी भी मुरली नोट करो तो प्रश्न उत्तर के रूप में नोट करो, तो सारी मुरली याद रहेगी। मना एक एक पल में जैसे दीदी सिखाती थी, कैसे योग में रहना है, कैसे मुरली सुननी है, किस तरह से मुरली की नोट्स लेनी है। उसके बाद जैसे याद आता है कि दीदी जैसे ऐसी पारखी दृष्टि थी दीदी की, और दीदी कोई भी बात समझाती थी ना, बड़ी प्यार से समझाती थी। शुरू शुरू में मैं मधुबन आई तो मुझे खाना इतना अच्छा नहीं लगता था। तो उस समय टोली डिपार्टमेंट में आबू रोड की शशि बहन टोली डिपार्टमेंट संभालती थी, तो मैं उसी के पास सेवा करती थी। टोली के पैकेट बनाना, टोली को जैसे वहां से आती थी तो भरना, डब्बे में डालना, आदि आदि। तो नेचुरल है कि टोली डिपार्टमेंट में सेवा करेंगे तो फिर कुछ टोली खाने को भी मिल जाती थी, तो उसी से पेट भर जाता था, तो खाना खाने नहीं जाती थी। तो एक दिन मेरी शिकायत हो गई। दीदी ने बुलाया और कहा कि ऐसा है, आज तुम हमारे साथ भोजन करना। मुझे समझ में नहीं आया कि दीदी ने मुझे भोजन के लिए क्यों इनवाइट किया। तो मैंने शशि बहन से पूछा, मैंने कहा दीदी ने ऐसा कहा कि भोजन के लिए तुम आना, तो वह हंस पड़ी मेरे सामने। फिर भी उसने बताया कुछ नहीं, कहा ठीक है तुम जाना, दीदी के साथ भोजन करना। भाग्य है ना, दादी दीदी के साथ भोजन करने को मिलेगा। मैं तो पहुंच गई उस समय। फिर दीदी ने उस दिन मेरे लिए जैसे भेल पूरी, पानी पूरी बनवाई थी। अब एक तरफ दादी बैठे, एक तरफ दीदी बैठे, और मुझे बीच में बिठाया, और एक गोलगप्पा दादी रखे, एक गोलगप्पा दीदी रखे। कहा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा। अब मेरे से खाया ही नहीं जाए। दादी दीदी दोनों बैठे हैं, उनकी प्लेट में और कुछ नहीं, और वो मुझे खिला रहे हैं। तो मैं जैसे दोनों को देखती रही। मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए। फिर दीदी ने कहा ऐसा है, तुझे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगता होगा नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं अच्छा लगता है। कहा फिर तुम टोलियां क्यों खाती हो? टोली खाकर पेट भर लेती हो और खाने नहीं जाती हो। तब मुझे समझ में आया कि दीदी ने आज भोजन के लिए क्यों बुलाया था। फिर कहा तुम ऐसा करना, रोज हमारे साथ भोजन करना। मैंने कहा नहीं दीदी, अब आगे से मैं कभी भी टोली नहीं, लेकिन भोजन ही करूंगी। उसके बाद जैसे दीदी ने बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन का महत्व बताया, और उस दिन के बाद जैसे मधुबन का भोजन बहुत प्यार से मैं स्वीकार करने लगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने टोलियां खाकर पेट भरा। भावार्थ मेरा यही है कि दीदी पालना जो देती थी, कभी डांट देना किसी को, जबकि उस समय कहा जाता था मधुबन में दीदी का बहुत डर रहता था। कंट्रोलर थी दीदी, तो डर रहता था। कोई भी मना दीदी से फ्री होकर के बात कर सके, जैसे दादियों के पास जाना आना होता था, ऐसे नहीं कर पाता था। हर एक को जैसे दीदी का एक प्रकार से रिगार्ड भी रहता था, लेकिन जैसे डर भी रहता था अंदर में। लेकिन दीदी जिस तरह से पालना देती थी, मुझे कभी डर जैसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन हर कदम में जैसे सीखने को मिला। साथ ही साथ जैसे दीदी कभी भी हमें सखी कह करके, तुम तो मेरी सखी हो, तुम तो मेरी सखी हो, तो ऐसे सखी भावना को डेवलप करते हो। जबकि इतना बड़ा एज डिफरेंस होने के बाद भी दीदी ये कहे कि तुम तो मेरी सखी हो, तुमको तो मैं
भेजूंगी दादी जानकी के पास, विदेश की है, तुम विदेश में ही जाना। ऐसी दीदी की भावना थी। लेकिन फिर ड्रामा ही कहे, लेकिन जैसे कहा कि दीदी की इतनी पारखी नजर थी कि एक दिन मैं और शिलूबेन तो उस समय शिविर कराते थे और मैं तो सहयोगी के रूप में थी, शिविर वालों को खाना खिलाना, उनके लिए जैसे सारी चित्र रखना आदि तैयारी करती थी। तो शीलू दीदी के साथ हम ऐसे ही पैदल करने के लिए नक्की राउंड लगा करके आए। नमः शाम का समय था। जैसे ही गेट से प्रवेश हुए तो सामने दीदी आंगन में खड़ी थी। तो दीदी ने जैसे दोनों को बुला करके नमः शाम के समय के जो वचन है दीदी के, मेरे जीवन के लिए बहुत बहुत महत्व रखता है, जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और दीदी ने बुला करके कहा, शीलू एक दिन ये बहुत आगे जाएगी। तो शीलू दीदी ने बड़े प्यार से कहा, दीदी अगर ये आगे जाए ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि ट्रेनिंग ले रही है हमसे, तो हमें तो सबसे ज्यादा खुशी होगी। और सचमुच दीदी के वो वचन कि नमः शाम के समय जो शब्द निकले, जैसे कहते हैं सत्य हो जाते हैं, तो मेरे जीवन में वो सत्य हो गए कि दीदी ने जो वचन कहे थे, जो वरदान दिए थे कि एक दिन ये बहुत आगे जाएगी। माना भावार्थ यही है कि जैसे दीदी के वो बोल, वरदानी बोल मेरे लिए जीवन में ऐसे सत्य हो गए, जो जीवन में हर कदम, भले अनेक परीक्षाएं आए भी, लेकिन आगे से आगे बढ़ने का अनुभव किया। तो जैसे कहा जाता था कि दीदी जब कोई भी दूर से चल करके आता था तो उनकी चाल देख करके जैसे समझ जाती थी कि उसका आदि मध्य अंत क्या है, और उस अनुसार उनके वचन होते थे। उसके बाद जब मैं मधुबन से जा रही थी तो नेचुरल है कि दीदी सबको सौगात देती थी। तो दीदी सौगात देने में भी जैसे परख कर लेती थी। दीदी ने बुलाया, हम 3-4 कन्याएं थी उस समय। तो दीदी के पास कुछ चीजें विदेश की आई हुई थी। दीदी ने टेबल पर रखा था और कहा, आप लोगों को जो पसंद आए ना उठा लो। जो 2-3 कन्याएं और थी, उन्होंने कुछ न कुछ उठाया। मैंने कुछ नहीं उठाया और मैं देखती रही, क्या उठाऊं इसमें से। दीदी मुझे कहती है, अच्छा तुम भी उठाओ इसमें से। मैंने कहा, दीदी मेरे पास तो ये सब कुछ है, विदेश की चीजें थी तो मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बाद में मुझे बताया गया कि दीदी देखना चाहती थी कि तुम्हारे में आसक्ति कितनी है। माना दीदी की जो दृष्टि थी, कैसे परखने का जो कार्य करती थी कि कन्याओं को उस समय से परख लेती थी, उसके अंदर आसक्ति कितनी है। तो मैंने जब कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, तो दीदी ने फिर कहा कि अच्छा मैं तुझे एक चीज देंगी जो तेरे पास नहीं है। और उन्हीं दिनों में दादी और दीदी के लिए 2 सफेद शॉल पहली बार बनकर आई थी। तो दीदी ने वो सफेद शॉल मंगाई जो उनके लिए आई थी। उन्होंने 1-2 बार पहनी थी, लेकिन दीदी ने कहा, देखो ये दादी दीदी के लिए पहली सफेद शॉल बनकर के आई है, ये तेरे पास है? मैंने कहा नहीं, ये नहीं है। तो फिर दीदी ने कहा, मैंने 1-2 बार पहनी है, लेकिन तुम ये रखो अपने पास यादगार के रूप में। वो सफेद शॉल इतनी मुझे प्रिय थी, जब भी ठंडी के दिन आते थे मैं निकालती थी। लेकिन एक बार जब धुलाई में गई तो फिर पता नहीं कहाँ गुम हो गई। वो दीदी की यादगार निशानी मेरे पास थी। जैसे ही मैं बाहर वो शॉल लेकर के आई
तो सभी कहने लगे कमाल है, दीदी ने अपनी शॉल तुझे दे दिया, अपनी शॉल तुझे दे दिया। तो दीदी जैसे परख लेती थी कि इसकी आसक्ति किस में है, किस में नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सखी भावना के रूप से जैसे कन्याओं से भी ऐसे मिल जाती थी कि एज डिफरेंस जैसे पता ही नहीं चलता था, और जैसे अपने साथ सखी भावना के साथ ऐसे मिला देती थी। सेंटर पर भेजा, तब भी दीदी ने कहा कि देखो तुम मेरी सखी हो, तुम्हें कभी भी सेंटर की कोई भी ऐसी बात लगे, तुम्हें नहीं रहना हो, तुम सीधा मेरे पास आ जाना और मुझे बता देना। यानी इतनी पालना मिलना, जैसे वो दीदी की पालना को मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती हूँ।